नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। आर्थिक मोर्चे पर उलझा हुआ है ममता बनर्जी का एसआईआर का दांव, क्योंकि पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है, जब ममता सरकार को 2008 से लेकर 2019 के बीच बकाया भत्ता देने का आदेश दिया गया है। क्या है इसके मायने और किस तरह से यह सियासत के रंग में एक दूसरा रंग भरने की कोशिश करेगा पश्चिम बंगाल में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर किताब बनाम किताब में उलझा हुआ है विपक्ष, और इस बीच में लोकसभा को बार बार बाधित किया गया, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया विपक्ष ने। क्यों ऐसा किया, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बात तमिलनाडु की होगी, जहां पर फिर से भाषा विवाद को हवा दी गई है। तो क्यों यह हवा दी गई, होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि क्या है ममता बनर्जी का ये जो पूरा एसआईआर में उलझा हुआ है आर्थिक गणित, किस तरह से यह समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर उलझा हुआ है ममता बनर्जी का एसआईआर का दांव। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे महंगाई भत्ते के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को निर्देश दिया है कि 2008 से 2019 तक की अवधि का बकाया डीए अविलंब भुगतान करे सरकार। अदालत ने कहा कि पहले के अंतरिम आदेश के अनुसार बकाया राशि का कम से कम 25% 6 मार्च तक जारी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक कमेटी की भी अनुशंसा की है कि इस पर एक कमेटी गठित की जाए। बीजेपी ममता सरकार को कर्मचारी विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उसने स्वागत किया है। वर्षों से उपेक्षित लाखों सरकारी कर्मचारियों को न्याय मिला है। जाहिर है आर्थिक तंगी से जूझ रही पश्चिम बंगाल की सरकार ने लंबे समय तक कर्मचारियों का डीए रोक रखा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज से पश्चिम बंगाल में शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्य सरकार आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेगी, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखता है कि वो आर्थिक मोर्चे पर चर्चा करे। कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। जाहिर है परसेप्शन की सियासत में बीजी दीदी एसआईआर को लेकर ही विधानसभा में चर्चा करेंगे। तो एसआईआर को लेकर दीदी बहुत बिजी है और इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कि 2008 से 2019 तक जो बकाया डीए राज्य सरकार ने नहीं दिया था, वो बकाया डीए अब 20 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा। और 6 मार्च तक सभी कर्मचारियों को ये जो बकाया डीए है उसका 25% हिस्सा उनको दे देना होगा, उसका भुगतान कर देना होगा। इस पर अभी तक जो राज्य की आर्थिक कंगाली है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए अभी तक राज्य सरकार ने 11 वर्षों का डीए रोका हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और ये डीए देना पड़ेगा। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है और बीजेपी ने कहा है कि ये जो संघर्ष है वो रंग लाया है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। क्या कुछ कहा है उनके नेताओं ने, आइए आपको दिखाते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया कि 25% डीए अभी के अभी कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को देना चाहिए, देना पड़ेगा पश्चिम बंगाल सरकार को। हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं और कर्मचारी पश्चिम बंगाल के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, एम्प्लॉइज हैं, हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। उनकी लंबी लड़ाई आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मान्यता दी और ममता बनर्जी को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से हार का सामना करना पड़ा। पेंशनर्स का जो डीए बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था, जजमेंट आ गया है। वी ऑन बिहाफ ऑफ द भारतीय जनता पार्टी वी वेलकम इट। एलओपी एंड अदर बीजेपी एमएलएस, बीजेपी लीडर, हम लोग सेवरल टाइम डीए सही मांग है, लेजिटिमेट डिमांड है, इसके लिए कर्मचारी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। और टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि आने वाले चुनाव में इन सारी करतूतों का जनता जवाब देगी। तो पब्लिक का साथ तो शुभेंदु अधिकारी और भाजपा का कोई लिंक नहीं है, आउट ऑफ टच। इसीलिए इसका जो जवाब है ना,
वो इलेक्शन कमीशन दिखाएगा, हम वोटर्स जो सिटीजन्स है, बंगाल का जनता है, वो रिप्लाई देगा इलेक्शन में। वहीं कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन आया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सबसे पहले एसआईआर का विरोध राहुल गांधी ने किया था, तो वो उसकी क्रेडिट लेने के लिए सामने आए हैं। अगर लड़ना है चुनावी जंग, मतलब कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ो। साथ में करोड़ों पैसा खर्चा करके 4-5 बैरिस्टर रखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ नोटों की और बंगाल के लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं ही एसआईआर के खिलाफ अकेले लड़ रही है, जबकि एसआईआर के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद किया था राहुल गांधी जी। तो कह रहे हैं कि एसआईआर पर सबसे पहले राहुल गांधी ने उसकी शुरुआत की थी। चंद्रशेखर बसोतिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे खास मेहमान है आज इस चर्चा में। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे खास मेहमान हैं। अजय वर्मा जी स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर और हमारे रिपोर्टर सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़े हुए, आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ दत्ता के पास जाऊंगा और सौरभ दत्ता आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ माहौल है 20 लाख कर्मचारियों को। सबसे पहले तो ये जो डीए केस है इसके बारे में बताइए, जो दरअसल डीए केस ना कहूं क्योंकि उससे तो कुछ दूसरा मतलब जाता है, लेकिन फिलहाल जो महंगाई भत्ता जो देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या रिएक्शन है लोगों में, राज्य कर्मचारियों में, राज्य के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, राज्य के सरकारी कर्मचारी जो है वो तो काफी खुश है। मेरे पीछे काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो आज ड्यूटी पे है, लेकिन चर्चा उनके अंदर डीए को लेके ही है, क्योंकि ये डीए ऐसा एक इशू है जो यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर काफी सालों से उनका ये कहना था कि हमको डीए कब मिलेगा। लक्ष्मी भंडार मिलता है, क्लब जो है यहाँ पे बंगाल के, वहां पे भाता दिया जाता है, 1 लाख दिया जाता है, किसी को तो कभी 1.5 लाख दिया गया है। तो खेला मेला भी होता है, लेकिन हम लोगों का जो हक का पैसा है वो कब मिलेगा? तो आप मानिए 3 साल से एक मंच 1106 दिन हुआ आज, वो अब भी शहीद मीनार के नीचे प्रोटेस्ट उनका जारी है 1106 दिन से। तो इस दिन के लिए वो इंतजार कर रहे थे कब उनका जो डीए है सुप्रीम कोर्ट तक उनका वर्डिक्ट आएगा। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मार्च में 25% देना ही पड़ेगा। और ये सरकार के लिए काफी एक कांटे जैसा है, क्योंकि ममता सरकार के लिए कांटे जैसा है कि ममता सरकार ने इसके बाद इस डीए को लेकर जब मूवमेंट तेज था तब उन्होंने कभी तो ये भी कह दिया था कि इतना ज्यादा मांगने की जरूरत क्या है। मैं वो शब्द यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो काफी डेरोगेटिव रिमार्क्स था और वो उससे काफी ठेस भी पहुंचा था सरकारी कर्मचारियों को। तो इसी के लेके आज जो विरोधी पक्ष है बीजेपी जो है, उनके जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि अभी जो लक्ष्मी भंडार जो प्रकल्प जो इसके चलते उन्होंने वोट बैंक के लेकर इलेक्शन में लेकर ये प्रकल्प चालू किया था, और जो भी भाता जो दिया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है, जो इंसेंटिव्स दिया जाता है वोट बैंक को, वो काफी मुश्किल में आएगी, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का मानना है। उनका कहना है कि 10,400 करोड़ रुपया अगर 25% देना पड़े तो 10,400 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ेगा। और अगर सरकार को ये रकम देना पड़ेगा तो वोट के आगे वो उनको काफी दिक्कत होगा। जो उनके जो पॉपुलिस्ट जो स्टेप्स है, उन पॉपुलिस्ट स्टेप्स और वोट बैंक को लेकर जो स्टेप्स लेते हैं उनको असुविधा में पड़ना पड़ेगा। और आज जो बजट पास हुआ, जिसको विरोधी पक्ष वोट ऑन अकाउंट कह रहे हैं, क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाएगा तब तो इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो उसमें भी सरकार की तरफ से लक्ष्मी भंडार में 500 रुपया का बढ़त हुआ है। जो आशा कर्मी, आपको याद रहेगा कि आशा कर्मी जो रास्ते पर उतर आए थे, ठीक है, उनके लेके कुछ अनाउंसमेंट है, लेकिन इन सारे बातों को लेके विपक्ष का कहना है कि सरकार एक दोहरी रास्ते पे चले, आगे जाएंगे तो भी कटेगा, ये दोहरे रास्ते पर है। विपक्ष के तमाम आरोप है। ये देखने की बात है कि सरकार दोहरे रास्ते पे जा रही है या नहीं जा रही है, जनता किस तरह से देखती है। लेकिन ये इतना तय है कि इस समय जो राजनीति है बहुत उलझी हुई है और बहुत जिसको कहना चाहिए कि दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक जिसको एक सियासी दांवपेच हर तरफ चला जा रहा है। यहाँ पर संसद में जिस तरह से जो चर्चा हो रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के, लोकसभा से पारित हो गई, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में कल दृश्य देखा गया वो शायद किसी को पसंद ना आया हो।
और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना वक्तव्य नहीं दिया, या ये कहा जाए कि उनको वक्तव्य देने नहीं दिया गया। ये भी इस वक्त की सियासत है और शुक्रवार तक के लिए यानी कल तक के लिए आज फिर लोकसभा को स्थगित कर देना पड़ा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री आज 5 बजे ऐसा कहा जा रहा है कि वो वक्तव्य अपना देंगे, इस बात की सूचना मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो है सियासत, जिस तरह से उनको रोका गया वो भी गर्म है। विनोद मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा ये जो सियासत है ये उलझी हुई है गांठें इसकी, लेकिन इन सब के बीच में क्यों नहीं आम लोगों के बारे में सोचा जा रहा है? मैं तो सीधे इस तरह से देखता हूं कि वो सारे लोग भी जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं उनके पास भी कुछ आशा होती है, कुछ सोच कर भेज रहे हैं। निखिल, मैं आपके इस खबर में थोड़ा सा एक और ऐड कर दूं कि एक उलझी हुई गांठे में कांग्रेस पार्टी ने आज ये गांठ सुलझा ली है। कांग्रेस पार्टी का अभी जो बंगाल यूनिट की मीटिंग थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मुझे टीएमसी के साथ नहीं जाना है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 294 सीटों पे सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ सीधा मुकाबला करेगी। तो ये इंडिया गठबंधन का तो यहाँ से विदाई आप समझ लीजिए कि तय हो गया। तो अब ये सवाल उठता है कि आज जो पहले मैं इस खबर को आपको थोड़ा जो अभी सौरभ दत्ता बता रहे थे उसी को मैं, वो एक्सक्लूसिव है आज का, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं कि ममता बनर्जी का आखिर एसआईआर पे इतना जो हल्ला है और ये इतना जो हंगामा है उसके पीछे का मकसद इसी आर्थिक मोर्चा है। यही डीए की कहानी है कि अगर ममता बनर्जी के राजस्व का आप ये सोचिए कि पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के राजस्व का 59% सिर्फ सैलरी और पेंशन में जाता है, तो उनके पास में फिर रेवेन्यू बचता कहां है कि वो कुछ और डेवलपमेंट के काम करे। अगर डेवलपमेंट के काम आप नहीं कर पा रहे हैं निखिल, तो आप जी देखिए कि आप अगर याद करिए कि 60 के दशक में 70 के दशक में बंगाल का कंट्रीब्यूशन पूरे जीडीपी में 11% होता था जी, और आज 2025-26 में 3% है। उस बंगाल में अगर आप रोज हंगामा देखते हैं, कभी आप इसके नाम पे वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी एसआईआर के नाम पे ये जो दंगा देखते हैं, ये एक प्रायोजित है। आप आर्थिक मोर्चे पे फेल हैं तो बजट में चर्चा करने में आज आप सीधे एसआईआर में इलेक्शन कमीशन और ईडी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। लेकिन आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ा टास्क दिया है वो आपको, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। रही बात जब आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे हैं कि ये पूरे परसेप्शन की सियासत में सारे पार्टियों की तरफ से अगर आप देखें तो जो परसेप्शन की सियासत ममता बनर्जी कर रही है वही परसेप्शन की सियासत राहुल गांधी पिछले 4 दिन से कर रहे हैं, एक अप्रकाशित किताब के एक पन्ने को लेके और उसके जिद में कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, पहले राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए। तो अब सवाल है कि आप जब पार्लियामेंट में जिस तरह की बात है और जिस जिद के कारण है, तो नड्डा जी ने आज जो आपको अबोध बालक कहा है उसको भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी ये बात तो कम से कम सोचनी पड़ेगी कि आपकी एक जिद पार्लियामेंट को 4 दिन से चलने नहीं दिया। ठीक है, पार्लियामेंट को 4 दिन से चलने नहीं दिया, ये इस बात का जवाब अजय वर्मा जी देंगे। अजय वर्मा जी, पश्चिम बंगाल में तो आपने ज़रूर अपनी राहें अलग कर ली वहाँ पर कि आप उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस परसेप्शन की बात विनोद मिश्रा जी ने जिसका जिक्र किया, वही परसेप्शन की सियासत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। सीधा ये बात कही जा रही है क्योंकि बहुत सारे दूसरे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन बावजूद उसके एक टॉपिक पकड़ करके, और वो भी नियमों के अनुकूल नहीं। कैसे देखते हैं इसको, कैसे डिफेंड करेंगे? निखिल, एंकर महोदय निखिल जी और सलाहकार संपादक विनोद जी, आपको मेरा नमस्कार जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले भाजपा के अघोषित प्रवक्ता के रूप में विनोद जी को सुन रहा था। दंगा जैसा शब्द, मतलब दंगा शब्द तो वहां मैंने सुना नहीं कि वहां प्रशासन ने कहा हो कि दंगा हुआ है, लेकिन चूंकि भाई इनकी विचारधारा है। आप जब अब मुझे ही ये करके आपने शुरू किया है, तो अभी आप मुर्शिदाबाद में देखे कितने लोगों की मौतें हुई है। आप उसको दंगा नहीं मानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द मानते हैं, तो आप मानिए, आपको मेरा प्रणाम। आदरणीय सलाहकार संपादक महोदय, डीडी न्यूज को करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग, अरबों लोग 50-60 कंट्रियों में देखते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, लोग समझ रहे हैं, तो आप मुझे मेरा पक्ष तो रखने दीजिए। नहीं बिल्कुल देखिए सर, आपको इसीलिए मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कष्ट के आपको जवाब दिया। कोई नहीं विनोद जी, आप अजय जी को बोलने दीजिए। उनकी इस अदा के कायल भी हैं दर्शक और वो जानते भी हैं। अजय जी बोलिए। ये देखिए विनोद जी, यही काम तो लोकसभा में
बिरला साहब कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र को, अपोजिशन को, राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे, उन्हें नियमों का, दंगे का हवाला देने लगते हैं। और जब मोदी जी किताब लेके पढ़ते हैं, जब निशिकांत दुबे किताब लेके पढ़ते हैं, तो उनको बोलने दिया जाता है। तो भाई कम से कम वहां चलो लोकतंत्र खंडित हो रहा है तो इस चैनल को तो बचाइए, इस पे तो बचाइए। और नहीं बचाना तो मैं तो बोलूंगा ही भाई। विनोद जी आप सुने तो सुन लीजिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि किस तरह का नड्डा साहब बहुत सीनियर कितने सालों से लगातार अध्यक्ष, मंत्री, नेता रहे, लेकिन वो भाषा शैली देखिए, अबोध बालक। एलओपी एक चुना हुआ नेता होता है और देश की जनता 70% लोगों ने चुन के भेजा है। आप अब कुछ भी भाषा शैली, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कभी कोई कुछ बोलता, मित्रों मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे, तो ये शुरुआत देवताओं के राजा से होती है और नीचे तक चलती है। चलने दीजिए हमें ऐसा, हमें अपना पक्ष रखना, राहुल जी को अपना पक्ष रखना है। जहां तक बंगाल का सवाल, देखिए इस लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है। बंगाल में अब हमने निर्णय लिया अलग लड़ेंगे, हार जीत तो एक पार्टी को किसी एक कोई मिलती है, सत्ता एक कोई मिलती है, लेकिन हम ईडी, सीबीआई, एसआईआर, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन का बेजा इस्तेमाल अगर हमारी देश में सरकार होती तो हम किसी स्टेट में, चूंकि ये टाइमिंग है या सहयोग है या प्रयोग है कि चुनाव से पहले ही सारे दूत सक्रिय हो जाते हैं, छापे भी, ईडी भी, आईटी भी, इनकम टैक्स भी। अब एसआईआर में ले लीजिए, ममता एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट में जाना पड़ा है। मैं एसआईआर में इसके साथ और अपने जितने भी हमारे मुख्यमंत्री उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी कोर्ट में इस विषय पे जाएं, क्योंकि सरकार इसके थ्रू अपनी राज्यों में सरकार बनाने का जो प्रावधान और कंडा, और ज्ञानेश जी हैं वो हैं। अब तो देखिए लोग, अब तो केवल जब पहले हम ये मानते थे कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, अब तो उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि भाजपा का झंडा लगाकर और वहां पे अघोषित कार्यालय या दूसरा कार्यालय भाजपा लिख देना चाहिए। सर ये 140 करोड़ लोगों की मांग। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आपकी बात का जवाब ले लें, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं चंद्रशेखर जी। पार्लियामेंट 10 सेकंड पार्लियामेंट को और बोल देता हूं कि राहुल, देखिए मोदी जी पार्लियामेंट और राहुल जी तो बहाना है, क्योंकि कल वो फिर विदेश जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। उन्हें बिल्कुल नहीं बोलते, वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, ना बेरोजगारी पर, ना व्यापार पर। सुनो, इन्होंने जो डैडी ट्रंप इनके डैडी हो सकते हैं। इन्होंने कहा था, मैं कई चैनलों पर पढ़ रहा था, डैडी स्ट्रोक मारा है। डैडी वो 140 करोड़ 45 करोड़ के डैडी नहीं है, वो बीजेपी के डैडी हो सकते हैं, कांग्रेस के डैडी नहीं है। हर चीज वही करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बात यही तो कही जा रही है कि ये जो डैडी ट्रंप की जो आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा राहुल गांधी ने नहीं उठाया संसद में, क्योंकि उनको कोई चीन का मुद्दा उठाना था, दूसरा मुद्दा उठाना था। इस पर चंद्रशेखर जी बोलेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजों को मैं चाहूंगा बल्कि चंद्रशेखर जी ही बताएं इस बात को, जो किताबों को लेकर के कि एक अनपब्लिश्ड किताब को कोट करना और जबरदस्ती करना कि हम उसी पर बोलेंगे, और पब्लिश्ड किताबें जो बैंड नहीं है उनको कोट करना, कितना अंतर है। और जो आरोप लगाया अभी अजय वर्मा जी ने कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बोले, और उन्होंने ये चीज नहीं जोड़ी कि प्रधानमंत्री को उन लोगों ने बोलने नहीं दिया। ये लोकतंत्र है, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो बंगाल के डीए पे आऊंगा। इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल वो है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, केस दिल्ली में किसी और का था, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए अपनी लिपापोती करने के लिए। और आज जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया डीए के मामले में, वहां पे 20 लाख कर्मचारियों को राहत मिली, क्योंकि बंगाल की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, ये खेला और मेला उसकी सरकार है, ये पैसा देती है। ये बताए लक्की भंडार 500 बढ़ाए, पर पैसा आएगा कहां से? उद्यमी भाग जा रहे हैं, उद्यम लग नहीं रहा है, व्यवसाय कुछ है नहीं, पैसा डीए का देने का नहीं है, और बोलती है मैं बढ़ा दूंगी। तो इन सरकार को ये चंद दिन बचे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि 25 इनको देना होगा और 75 जिम्मेदारी से हम देंगे। ये रही पहली बात। दूसरी बात अब आइए, इन्होंने वर्मा जी ने कहा राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी जब बोले हैं सर, इनकी राज्यों में सीटें चली गई हैं, हम तो चाहते थे बोले, पर एक वो राष्ट्रीय नेता है, लोकसभा के विपक्ष की नेता है, उनको समझना होगा उनको बोलना क्या क्या नहीं बोलना। वो तो ऐसा करते हैं, ऐसा डिक्टेटरशिप, जैसे राजा का बेटा चांदी की चम्मच लेके आए हो, कि वो तो नखरे करने लगते हैं कि मैं तो कांग्रेस का नेता हूँ, युवराज हूँ, मुझे जो चाहेंगे वो। नहीं चलता लोकतंत्र से। आप बोलिए किसने मना किया है? अरे जिस किताब के बारे में आप चंद पन्ने नहीं जानते, आप लोग वही है ना, चाइना के घर में जाके खा के आते हैं फिर लुकाते हैं।
आपको ये समझना होगा कि ये लोकतंत्र है। 140 करोड़ भारतीयों के टैक्स के पैसे से लोकसभा चलती है। मैं तो कहूंगा ओम बिरला जी को इनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए थी कि आपने संसद के करोड़ों रुपए 4 दिन में बर्बाद कर दिए। राहुल गांधी जी बोलने किसको मैंने कहा, अरे मुद्दे तो लेके आओ। आप बोलते देश में महंगाई है, उस मुद्दे पे बात करो। आप बोलते देश में अराजकता, उस मुद्दे पे बात करो। आप जो किताब छपी नहीं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस बच्चे के ऊपर है आप बोलते इसका एडमिशन मैं कराऊंगा। जिस बच्चे ने जन्म लिया, जो किताब लिखी ही नहीं गई, किसी ने आपको कान में फूंक दिया, आपने लोकसभा को अपने घर का कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा जी तो कह रहे हैं, अजय वर्मा जी ने कहा, अभी चंद्रशेखर जी आपने सुना, अजय वर्मा जी ने कहा कि भाई वही व्यवहार राहुल गांधी के साथ नहीं किया गया जो जब किताबें बीजेपी के जो दूसरे सदस्य हैं वो लेकर उसको लहराते रहे, उसको कोट करते सर रहे, ऐसा नहीं है रोका गया। मैं बोलूं, उस बच्चे का एडमिशन होता है जो जन्म ले लेता है, जो 4 साल का हो जाता है। ये जिस किताब की बात करूं, किताब तो छपी नहीं है, उसको रोकेगा। और बाकी हमारे नेताओं ने जो किताब लाई वो भारत के लोकतंत्र संविधान में उसको मान्यता प्राप्त है। उस किताब का कोट करना 100% सही है। तो मैंने हमारे नेताओं ने ये नहीं कहा कि आप पुस्तक न लाए, पर किसी ने आपके कान में भर दिया, आप उस पन्ने को लेकर चर्चा, क्यों नहीं छपी, क्यों नहीं छपी। अरे ये कोई बात भी छप जाती, आप लेके आते, हम बात करते। आप देखिए कितनी शर्म की बात है। 140 करोड़ जनता का नेता आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह कल सदन में, मुझे तो लगता है इनकी हत्या करने की साजिश हो रही है इन कांग्रेस और विपक्षियों के द्वारा। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं आदरणीय ओम बिरला जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन किया। ठीक है, ये भारत है, ठीक है, ठीक है, ये कांग्रेस नक्सलियों से मिलती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा आप अपने नेता को लेकर ज्यादा चिंतित होना भी चाहिए, लेकिन अजय जी इसका जवाब देंगे। अजय जी, वो वीडियो दिखाने के बजाय एक तो सीधा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री को न बोलने देने के पीछे की क्या मंशा है और जिस तरह से उनको रोका गया, क्या वो अलोकतांत्रिक नहीं है? उसको आप लोग कैसे जायज ठहराएंगे? और दूसरी बात ये कि जो नियम कायदे कानून आज से नहीं, जब संसद बनी थी तब से है और उसकी व्यवस्था है, और अगर किसी अप्रकाशित किताब पर नहीं बोलने देने का अगर व्यवस्था है और प्रकाशित किताबों पर है, तो आप उस पर यह भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि उसी तरह से देखिए उनको बोलने दिया गया, इनको नहीं बोलने दिया गया? जो छपी किताबें हैं उनको कोट किया जा सकता है, लेकिन जो किताब अभी छपी ही नहीं उस पर आप क्यों बार बार जिद कर रहे हैं? आर्टिकल 349 पढ़ लीजिए, मैंने भी पढ़ा है भारतीय संविधान का। उसमें लिख रहा है, ये बिरला साहब ने कहा कि कोई भी किताब आप यहां पढ़ नहीं सकते, चाहे छपी हो ना छपी हो। ये आर्टिकल में अंदर भी लाइन पढ़ लीजिए। लेकिन जब मोदी जी वो किताब पढ़ते हैं तो नजरिया दूसरा होता है। करना होता है सर। राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, निशिकांत दुबे ने किया। ये भी फर्क है। इस तरह से भ्रम मत फैलाइए। अरे भ्रम नहीं फैला रहा, मोदी जी का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। क्या ये सच है कि नहीं है? भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीजेपी नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आपसे आपका जवाब देने के लिए विश्व भर के लोग चलिए, अब आप बोलिए। ठीक है सर, बोलिए। अजय जी बोलिए। देखिए, जनरल मुकुंद नरवणे, एम नरवणे, उन्होंने किताब थी 4 स्टेप्स ऑफ डेस्टिनी। कोई जनरल मुकुंद नरवणे कोई आम आदमी नहीं है, कोई सड़क छाप चिंकू टिंकू पिंकू चरण चुंबक प्रवक्ता नहीं है भाजपा के। वो देश के फर्स्ट सिटीजन ऑफ द आर्मीज होते हैं। उन्होंने जब कहा कोई किताब पब्लिश्ड है तो सरकार इसको चेक कराए कि कहां पब्लिश्ड है, नहीं कराए तो हमारे नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और हमें जेल भेज दें। हम आपसे सामने करें कि हमें जेल भेज दे सरकार। अब आप दूसरी हंसी की माहौल, हंसी का पात्र। देश की सरकार के प्रधानमंत्री को कभी कोई मारने की साजिश, वो भी संसद में, ये तो बड़ा हास्यप्रद और निंदनीय हो रहा है। ये सरकार पहली बार देख रहे हैं कि सरकार खुद संसद नहीं चलने देना चाहती। ये इनकी सोची समझी रणनीति के तहत है कि एक तो किसानों के खिलाफ जो कार्यवाही अमेरिका करने जा रहा है, जो कृषि क्षेत्र में करने जा रहा है, मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। अमेरिका ने आपको फोन किया क्या? अरे भाई, आप अगर आपको बहस करनी है तो फिर आमने सामने ही आ जाओ ना, तो मेरी सुन लीजिए, फिर अपने टाइम पे चलिए अपनी बात का जवाब देना। चंद्रशेखर जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है अजय जी। मैं कर रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से अमेरिका के, कभी आप कहते हैं कि साहब 700 बिलियन डॉलर का, 700 बिलियन का केवल निर्यात करता है हिंदुस्तान। अमेरिका ने कहा 500 का आप हमसे करिए। उनकी सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, भेज दूं मेल,
और चूंकि ये काम इसलिए करे जा रहे हैं, जो कुख्यात अपराधी है सेक्स का जेफरी एपिस्टन, उसकी जो फाइल आ गई है एक तो वो, और अडानी के खिलाफ जो वहां मुकदमा चल रहा है, उसको बचाने के लिए हमारे सरेंडर हो गए हैं देश के हैं मुखिया, और वहां पर कंप्रोमाइज हो गए हैं। और जब सरेंडर और कंप्रोमाइज होता है तो देश में संसद में बचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अपना पॉइंट कह दिया, आपने अपना पॉइंट कह दिया हो, आपने अपना पॉइंट कह दिया हो, इसके बाद में झूठ ये बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। साहब तब से ही तो बोल रहे हैं, अपने अपने ये बहुत हास्यास्पद है सर, ये केवल नैरेटिव सेट कर रही है सरकार। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, आप जो बात बता रहे हैं ये कहीं नहीं लिखा है। आपने ठीक कहा कि $700 बिलियन का व्यापार भारत का है टोटल, उसमें से 500 की जो बात आप कर रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि वो एक दशक में होगा $500 बिलियन का या 5 वर्ष में होगा, क्योंकि ये जाहिर तौर पर है कि $700 बिलियन में $500 बिलियन का अमेरिका के साथ हो ही नहीं सकता। ये आप भी जानते हैं। उसके बावजूद अगर मैं ये कहूं कि अब ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट कर रही है, तो इसका जवाब बीजेपी दे और विनोद मिश्रा दे। प्रधानमंत्री को मैं लेके आ रहा हूं विनोद मिश्रा को इसमें जवाब ले लीजिए सर। अब आपने कह दिया, मैं आप लोगों के बहस में नहीं आता सर, मैं आप लोगों के बहस में नहीं आता सर। आज ही हुआ है कि मार्च तक जाएगा, ये फाइनल डील नहीं हुई है सर। चंद्रशेखर जी आपके पास आता हूं, चंद्रशेखर जी आपके पास आता हूं। मानिए मैं बहुत विनम्रता से आपको अभी बताऊंगा अजय जी कि आपने जो जितनी बातें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 2 दिन से बोल रहे हैं, उसी बात को आप हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आप बैठ के कर रहे हैं। ये बात आप थोड़े से मैंने गंभीरता से सोचिएगा। जो आप कंप्रोमाइज, जो भी चीजें आपने आरोप लगाया है या जो भी बातें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, आप ये बात तो कम से कम सोचिए। तो इसका जवाब जब आप निशिकांत दुबे ने दिया है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? जब आप कंप्रोमाइज करते हैं, बात करते हैं, और तब आपका जवाब वहां पे दर्जनों किताब लेके निशिकांत दुबे दे रहा है, तो किताब का जवाब आपको किताब से मिल रहा है, तो अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तब आप मर्यादा की बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिंपल एक सवाल करता हूं, स्पीकर ने लोकसभा में सिर्फ एक रूलिंग का हवाला दिया था, और रूलिंग का हवाला देके उन्होंने बताया था कि मीडिया के छपी चीजों का कोट संसदीय प्रक्रिया में नहीं किया जाता है, और किताब की चर्चा उसकी होगी जिसकी वो प्रकाशित पुस्तक होगी, और उसको आपको ऑथेंटिकेट करना होता है। यह बात सिंपल की थी। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, क्या कभी संसदीय प्रक्रिया में आपने देखा होगा इस तरह के मुद्दे को आते हुए और चर्चा करते हुए? यह सीधा सा आपके पास में एक डिजाइन था। आप जो बुक लेके आए थे और सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे आप हमला कर रहे हैं, उसका जवाब आपको निशिकांत दुबे ने जब किताब के बदले किताब पे देना पड़ा है तो आपको भारी पड़ा है। आप मर्यादा सिखा रहे हैं, आप महिला सम्मान सिखा रहे हैं। लेकिन आपको यह बात जानना चाहिए कि जब कभी भी आप बात एक प्राइम मिनिस्टर के लिए करते हैं तो वो 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री होता है। यह बालक बुद्धि की बात जो आपके अध्यक्ष को आज नड्डा जी ने कहा है, वो एक सलाह है कि भाई आप किस मुद्दे पे पार्लियामेंट को 3 दिन से इंस्टॉल कर रखा है, किस मुद्दे पे? लोग सोच रहे होंगे तो हंस रहे होंगे कि मुझे वही किताब पढ़नी है और वही चीज पढ़नी है। तो क्या आपको ये थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और उस समय के तत्कालीन चीफ के बीच में जो बात हुई होगी, क्या ये बात सार्वजनिक रूप से बोली जाने की बात है? नहीं, एक चीज में क्या ये इस बात को पार्लियामेंट में कोट करने की चीज है? चंद्रशेखर जी के पास आप लोग तो हर चीज को ऐसे बनाते हैं कि देश की जनता मूर्ख है। जो राहुल गांधी उसमें डिजाइन बनाएंगे, जो नैरेटिव बनाएंगे, वो लोग सुनेंगे। दरअसल उस किताब को दूसरी जगह छापा गया था, उसके एक्सर्प्ट्स, और उस पर कमेंट किया गया था, एक आर्टिकल लिखा गया था जिसको राहुल गांधी कोट कर रहे थे। तो उसमें जिस व्यक्ति ने उस आर्टिकल को लिखा, जिस पत्रकार ने लिखा, उसकी बातों को भी कोट कर रहे थे। बहरहाल मैं उस किताब पर और उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारी चर्चा बार बार डिरेल हो रही है। लेकिन मैं चंद्रशेखर जी से जानना चाहूंगा, चंद्रशेखर जी, आपको नहीं लगता है कि क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री को रोका गया बोलने देने से, ये एक बदला चुकाने की और एक जिस तरह से नई परंपरा एक कहा जाए, ये डालने की कोशिश की है विपक्ष ने? ये विश्व के लोकप्रिय नेता की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। उनके कंठ स्वर, उनके विकास को रोका गया। दूसरी बात, ये पिछले 2 बार आप संसद में देख रहे हैं, किताब की दुकान लगा रखी है।
पिछले बार एक लाल रंग की डायरी संविधान संविधान अरे संविधान की किताब वो लेके घूम रहे हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संसद से लेके सड़क तक। इनको मानना नहीं है, इनको अभी भी ये भ्रम है कि मैं राजा का बेटा हूं और चांदी की चम्मच लेके पैदा हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा हाँक दूं। और मैं बता दूं, अब सरकार लोकतंत्र तरीके से चलेगी और देश का नागरिक भी समझ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जी वीरन के जहां पांव पड़े थे वही बंटाधार, ये जहां जाते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो मैं कहूंगा आप चिंता न करें, आपने आज फिर वो गलती करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। फाइनल एपिस्टन की तस्वीर और ईमेल सामने आते ही चेकोस्लोवाकिया के एनएसए ने इस्तीफा दे दिया। सर, इसे कहते हैं शिष्टाचार। लेकिन क्योंकि अभी ये मेरे मित्र, अरे भाई, अरे सुन लो भैया, आप सुन लो जरा पहले। अरे भाई फिर आप सुन रहे हो, किस बात पे इस्तीफा मांग रहे हैं? एक मिनट चंद्रशेखर जी, आप किस बात पे इस्तीफा मांग रहे हैं? वो जो आर्टिकल छपा है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जैसा चाहे वैसा करें, यानी कि फ्री हैंड दे दिया, तो उसके लिए चलिए मैं आप सभी लोग तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के निर्माण के लिए भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है सबने, और ये बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा कि विकसित नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक कदम हमने बढ़ाया है। 2021-22 के चुनाव में चुनाव बहिष्कार की मांग को छोड़कर वहां से लेकर अब तक का सफर जो है उसने कई विवादों को खत्म किया है। 10-12 साल पहले ENPO ने चुनावों का बहिष्कार किया था, उसके बाद से हम लगातार हमने उनसे बात की है और बात करने के बाद जो तमाम मुद्दे थे उनको सॉल्व किया है और एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की तरफ कदम बढ़ाना के जैसे इसको समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि ये जो पूरी बातचीत रही है वो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को देखते हुई है, क्योंकि जो नागालैंड सरकार है और ENPO उनके प्रतिनिधियों के बीच में सीधे बातचीत हुई है और जो सारे जो भी समझौते हुए हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ करके मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से हुए हैं। तो निश्चित तौर पर शांति की तरफ ये एक बड़ा कदम है और जाहिर तौर पर इससे एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की तरफ कदम बढ़ाएगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। आगे हम आपको फिर नई बुलेटिन में आगे कुछ और समाचारों के साथ फिर हम हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल इस समाचार बुलेटिन के लिए इतना ही। नमस्कार।